हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरी डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू ला देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब देखा जाए तो इस फंड को 12 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते, तो काफी पुराना फंड है। इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए फॉर 12 इयर्स में तो 22.16% तक का मैसिव रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 12 इयर्स में तो 25.80% तक का मैसिव रिटर्न है। तो देख पा रहे कि मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 12 साल के अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इसने 3% से ज्यादा से बीट कर रखा है। मतलब करीब करीब आप मान सकते हैं 4% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है तो पॉजिटिव फीडबैक तो बनता ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिस्क को एडजस्ट करके अगर रिटर्न इतना दिलवा रहा है तभी ये वर्थ है। अगर यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा ले रहा है अगर अपने कैटेगरी से, और आपको रिटर्न यहाँ पे 3 से 4% थोड़ा ज्यादा दिलवा रहा है, तो कोई ज्यादा वहां पे नेगेटिव फीडबैक बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तो यहाँ पे अभी पूरा डिटेल में देखिए, ये नहीं कि आपने पहला ही पॉइंट देख लिया और यहाँ पे स्किप कर लिया वीडियो। पूरा देखिएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। नीचे रिस्क और रिटर्न रेशियो के बारे में भी बताऊंगा, कितना मार्केट कैपिटल इसमें है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो कैटेगरी रिटर्न जो है 29.36% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 5 इयर्स में तो 28.47% तक का रिटर्न है। तो अब देख पा रहे कि मतलब 5 साल के लिहाज से अगर आप कंपेयर करें तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, यहाँ पे 1% से पीछे रह जा रहा है। लेकिन हम जब कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं या इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए तो आए नहीं है कि मतलब एक दो साल या 3 साल में हम एग्जिट मार ले। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए, ऑल टाइम इसका रिटर्न अगर कंपेयर करें तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है वो भी 4% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है, वो भी 12 साल के अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे मैं इसका कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, क्योंकि हम ऑल टाइम रिटर्न को ही कंपेयर करेंगे। कोई यहाँ पे 5 साल 3 साल 2 साल के हिसाब से नहीं कंपेयर करेंगे। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में हमने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता है 10 साल तक कंटिन्यूसली हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1.2 लाख रुपीस, और 1.2 लाख रुपीस आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता है 4.36 लाख रुपीस में। जी हाँ, तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे आपका जो पैसा है वो 3 गुना से ज्यादा हो गया होता। लेकिन हाँ, अगर आप इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता 10 साल तक कंटिन्यूसली हर महीने 1000 रुपए, तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट था वो 1.2 लाख रुपीस, और 1.2 लाख रुपीस आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.05 लाख रुपीस में। तो अब देख पा रहे हैं जो आपका पैसा है वो डबल भी नहीं हुआ है, डबल से भी कम है, वो भी 10 साल के टाइम फ्रेम में। तो अब देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। और मान लीजिए गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो एफडी में जब आपका अमाउंट डिपॉजिट था 10 साल में 1.2 लाख रुपीस, और 1.2 लाख रुपीस आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.74 लाख रुपीस में। जी हाँ, तो अब देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे डिफरेंस आपको मेजर डिफरेंस दिख रहा होगा जब आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर एफडी में करते हैं गोल्ड में करते हैं। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है, यहाँ पे एक्सेल शीट में मैंने आपको दिखा दिया है रिटर्न के हिसाब से 10 साल में क्यों जरूरी होता है। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न एबोव एवरेज है, देखा जाए एबोव एवरेज ही रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप कैटेगरी के साथ कंपेयर करें तो एबोव एवरेज रिटर्न है। और यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं बिलो एवरेज है। वो कैसे, वो अभी नीचे हम रिस्क और रिटर्न रेशियो के बारे में पता करेंगे, सही हमको पता चलेगा। तो फिर रिस्क एंड रिटर्न रेशियो का अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने डेटा निकाल रखा है लास्ट 3 इयर्स का। जी हाँ, 3 इयर्स का मैंने कंपेयर कर रखा है इस फंड का और कैटेगरी का, कि मतलब कितना ये रिस्क लेके चलता है, इनका बीटा कितना है, इनका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बीटा क्या होता है। बीटा बेसिकली आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, आपका ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है अगर आप कंपेयर करें इसके बेंचमार्क से। तो यहाँ पे आपका अगर देखा जाए बीटा, तो इस पर्टिकुलर फंड का अगर आप दिखाते तो 0.71 है, और कैटेगरी का दिखाते 0.81 है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 से नीचे होना जरूरी होता है, तो यहाँ पे कैटेगरी का 0.81 है, लेकिन इस फंड का अगर आप देखें तो 0.71 है, मतलब बहुत ही बढ़िया मार्जिन है। अगर आप देखा जाए कम है तो कम वॉलेटिलिटी आपको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में दिखेगी, और रिटर्न भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। और क्या चाहिए आपको, मतलब वॉलेटिलिटी रिस्क भी कम आपको करके दे रहा है और रिटर्न भी आपको ज्यादा दिलवा रहा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो आपका जो एवरेज रिटर्न होता है ना, उसका जो प्लस
कितना जा सकता है उसका माइनस, उसके बीच में एक रेंज जो बनता है ना, उसी के बीच में आपको हर साल रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्टैंडर्ड डिविएशन तो 13.18 इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का है और कैटेगरी देखा जाए तो 15.53 है। तो आप देख पा रहे कि मतलब आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंस इसमें भी दिख रहा होगा कि ये भी कम होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 15.53 थोड़ा ज्यादा आपको मार्जिन दिख रहा होगा और यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 13.18 है। तो देखा जाए इसमें भी पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे रिस्क और रिटर्न रेशियो के बारे में बात ओवरऑल बता दूं, यहाँ पे बीटा कम है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम है विद एज कंपेयर टू कैटेगरी। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ओवरऑल ये रिस्क कम लेके आपको रिटर्न भी बहुत मैसिव दिलवा रहा है। तो इससे और अच्छा चीज क्या हो सकता है। तो ये एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, एकदम सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा अभी तक का मैं अगर बताऊं तो। यहाँ पे मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट का सोच लिया तो आप 500 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, जो कि आजकल एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। क्योंकि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपए 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 1000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। और लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए, कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार दिया। यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं वो आपका एयूएम। एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आपको इससे पता चलता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। जी हाँ, तो यहाँ पे अगर एयूएम साइज आपका कम रहता है तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, वहां पे लोग सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तभी वहां पे कैश इनफ्लो कम है, मतलब वहां पे एयूएम साइज कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम है। तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका एम साइज ज्यादा रहेगा वो भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो क्या है कि मतलब आपका फंड मैनेजर मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है उसको। एग्जांपल ले लीजिए आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अगर आपने देखा होगा तो उसका क्या हो गया, अभी अगर आप एम साइज देखें तो 70,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है अगर आप देखा जाए। तो उसमें अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट करने में इतना दिक्कत हो रही है कि फंड मैनेजर बीच बीच में एसआईपी और इनका लमसम भी बंद करवा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मैनेजमेंट हो जाता है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर एम साइज ज्यादा है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका एम साइज कम है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का तो डेफिनेटली आपका मैटर ऑफ कंसर्न है। तब उससे कैसे पता चलता है आपको एम साइज ये परफेक्ट है। तो देखिए एक क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, ये जो फंड है ना आपका 10 से 15 साल के पुराना के बीच में होना चाहिए और इसका एम साइज जो होना चाहिए वो 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में। लेकिन ज्यादा हो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिए, कम हो तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे देखा जाए ये फंड 12 साल पुराना है, तो इसका एम साइज अगर देखा जाए तो 33,285 करोड़ रुपीस है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर 10 साल से ज्यादा पुराना और 15 साल के बीच में हो तब कब 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में हो उसे परफेक्ट एम साइज माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 33 करोड़ रुपीस के आसपास है, मतलब आसपास ही आप मान सकते हैं, ज्यादा है, कम तो नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे लोगों का भरोसा ज्यादा है, तब इसका एम साइज ज्यादा है। लेकिन अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट ठीक ठाक कर लेते कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं पड़ेगा। लेकिन लोगों का यहाँ पे भरोसा है, आपको इसका एम साइज से पता चल रहा है। तो यहाँ पे एक मैं ठीक ठाक सा फीडबैक दूंगा, मतलब एवरेज सा फीडबैक दूंगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, देखिए आप फंड मैनेजर पे भरोसा कर रहे हैं, फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं और वो दिमाग लगा के मतलब स्टॉक का फंडामेंट एनालिसिस करके उसमें आपको अपने म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो में रख के आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो वो तो दिमाग लगा रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर ये 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है कि देखिए लॉन्ग रन में ना 1% भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। तो ये मैं नहीं चाहता कि आपने 15 साल 20 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करा और उसके बाद आपका एक्सपेंस रेशियो 1% के ऊपर है, तो आप लाखों करोड़ रुपीस एज ए मैनेजमेंट फीस पे कर रहे हैं और जब आप पैसा रिडीम कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता। तो इसलिए ये कम हो उतना अच्छा खासा है। तो 1% से नीचे उसे माना जाता है अच्छा, लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया सेट करे 0.7% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए 0.8 या 0.9 या 1% भी है ना, वो भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा लॉन्ग रन में। तो यहाँ पे देखा जाए तो 0.67% है, तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मान लीजिए आपने एक साल से पहले प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मारा तो 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर एक साल से पहले आपने एग्जिट मारा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं वो मार्केट कैपिटल। जी हाँ, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करी गई है, तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल में पता चल जाएगा। और देखा जाए अगर मिड कैप में इनका 4.22% तक का एलोकेशन है,
स्मॉल कैप में इनका 85.8% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में कोई भी एलोकेशन नहीं है, और डेप्ट एंड अदर्स में अगर देखा जाए तो इनका 10% तक का एलोकेशन है। तो देख पा रहे कि मतलब ये कितना ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है, लेकिन हाँ, उसमें भी रिस्क को एडजस्ट करके आपको रिटर्न दिलवा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इनका भले ही स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा एलोकेशन है 85.8%, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये अपना फंडामेंटल एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग वे में करते हैं, और थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में भी ऐसा चूज करते हैं जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये नहीं कि नया नया मार्केट में है जिसका स्टॉक प्राइस 1 रुपए 2 रुपए हो। क्यों, देखिए अगर आपका स्टॉक का प्राइस ना, कोई भी स्टॉक का प्राइस 70 रुपए है, 80 रुपए है, 100 रुपए है ना, उसको भी एक स्मॉल कैप फंड में मतलब स्मॉल कैप स्टॉक माना जाता है। और किसी का प्राइस अगर 1 रुपए है, 2 रुपए है ना, तो उसको भी आपको स्टॉक मतलब स्मॉल कैप स्टॉक में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स है वो ज्यादातर थोड़ा बहुत अच्छा खासा वेल एस्टैब्लिश स्मॉल कैप स्टॉक्स को चूज करते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क को कम कर देते हैं। क्योंकि देखिए 1 रुपए वाला स्टॉक प्राइस वाला जो मतलब स्टॉक है वो भी स्मॉल कैप कहला रहा है, जो 100 रुपए या 70-80 रुपए तक है वो भी आपका स्मॉल कैप कहला रहा है। तो इसीलिए, लेकिन जिसका 70-80 रुपए का स्टॉक प्राइस है वो डेफिनेटली उसने कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है या फिर रेवेन्यू जनरेट कर रखा है, तभी वो उसका स्टॉक प्राइस इतना ऊपर तक पहुंचा है। तो उसी में ही ज्यादातर वो लोग भरोसा करके, मतलब जो एसबीआई वाले हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करके उसी में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आते हैं तो यहाँ पे रिस्क बना रहता है। आप ये मत सोचिए कि रिस्क ले रहा है, हाँ कैटेगरी से कम रिस्क लेके चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एक रिस्क बना रहेगा, और बना रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप स्मॉल कैप छोटी कंपनी स्टार्टअप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो फंड मैनेजर है वो रिस्क कम करने की कोशिश कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं अगर बोलूं तो यहाँ पे लार्ज कैप में थोड़ा बहुत एलोकेशन किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जो सेबी के जो गाइडलाइन है ना, उसके हिसाब से कहा गया है कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चूज करेंगे तो मिनिमम 68% तक का पोर्टफोलियो या 66% तक का आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, आप वो लार्ज कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने उस जो थ्रेशोल्ड है ना वो उसको भी फॉलो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने 85% तक का स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पे एक रिस्क बना रहता है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक चीज बोलूं कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं मार्केट कैपिटल के मामले में। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 35.66% तक का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में 24.31% तक का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 16.70% का एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 10.58% तक का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.16% तक का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में इनका 2.53% तक का एलोकेशन है, उसके कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2.15% तक का एलोकेशन है, और लास्ट में आपका रियल एस्टेट में 1.91% तक का एलोकेशन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऊपर के जो 4 सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर साइकिल, फाइनेंशियल सर्विसेज और बेसिक मटेरियल्स, अगर यहाँ पे ये 4 सेक्टर्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के मामले में मैं बोलूँ थोड़ा सा ओवर कॉन्सेंट्रिक, आप इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हाई इसको मान सकते हैं। कुछ सेक्टर्स में आप देखिए ओवरऑल मैं आपको बता दूं तो 3 सेक्टर्स है, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर साइकिल और फाइनेंशियल सर्विसेज। इन सबको अगर आप प्लस कर दोगे तो 60-70% तो ये 3 सेक्टर्स में ही हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की थोड़ी कमी देखने को मिली है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। अगर आप यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था, और थोड़ा सेक्टरल में थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा कम डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा सेक्टरल एलोकेशन के मामले में। फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे एक जो पहले फंड मैनेजर वो आर श्रीनिवासन, इनका एक्सपीरियंस है 15.65 इयर्स का, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। सेकंड जो आपका हो गया प्रदीप केशवान, इनका एक्सपीरियंस है 1.05 इयर्स का। थर्ड जो है आपका मोहनलाल, इनका एक्सपीरियंस है 0.65 इयर्स का। तो देखा जाए मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे फंड मैनेजर जो तीनों के तीनों है, उनमें से एक फंड मैनेजर जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि होना जरूरी होता है। तो देखिए आप इनके बारे में हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, इन्होंने पास्ट में कैसे रिटर्न दिलवा रखा है, इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे फॉलो करते हैं, तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये होना थोड़ा जरूरी होता है कि एक फंड मैनेजर एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 फंड मैनेजर है, एक तो मैनेजमेंट में थोड़ी कम दिक्कत आएगी, क्योंकि 3 फंड मैनेजर है तो आपका एम साइज 33,000 करोड़ रुपीस है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट करने में थोड़ा कम दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा फंड मैनेजर के मामले में। रेटिंग की बात करते हैं, इसको 4/5 रेटिंग मिल रखा है। देखिए 4/5 रेटिंग, इसको मैं 5/5 रेटिंग होता अगर मैं बोलूं, लेकिन 4/5 रेटिंग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है ना, इनका जो एलोकेशन है थोड़ा स्मॉल कैप में कम कर सकते थे, और डाइवर्सिफाई करके लार्ज कैप या मिड कैप में बढ़ा सकते थे, और थोड़ा बहुत रिस्क कम ले सकते थे। लेकिन हाँ,
उसमें भी इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी लगा रखी है। उसमें अगर अब देखा जाए कैटेगरी से कम रिस्क ले रखा है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वो भी बन जाता है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाता है जो मैंने बताया। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक रिस्क डेफिनेटली बना रहेगा कि स्मॉल कैप में 85% तक का एलोकेशन है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक है। दूसरी चीज जो है आपका सेक्टरल एलोकेशन थोड़ा नेगेटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन की कमी दिख रही है मुझे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल मुझे एक बढ़िया फंड लगा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है ऑल टाइम में, वो भी 4% से बीट कर रखा है, और आपको 25% तक का मैसिव रिटर्न दिलवा रखा है। जो 26% आप देख लीजिए 12 ईयर्स में, तो बहुत ज्यादा मैसिव रिटर्न है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, बीटा भी कम है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम है। अगर देखा जाए अगर आप कंपैरिजन करें अपने क्या नाम है कैटेगरी से। उसके बाद एसआईपी भी कम अमाउंट से कर सकते हैं। एम साइज भी इंप्रेसिव है, एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखा जाए मुझे ये बढ़िया फंड लगा है, कोई ज्यादा बेकार फंड नहीं है, बहुत बढ़िया फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें कि स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ही हैवी रहेगा। अगर आप बहुत हैवी रिस्क टेकर है तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में आइए, लेकिन डाइवर्सिफाई करना मत भूलिए। लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट करिए, निफ्टी इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट करिए। तो उसमें क्या कि जब बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए ना, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, आप थोड़ा बहुत वो भी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप स्मॉल कैप कंपनीज चूज करते हैं तो आपका डेफिनेटली स्ट्रेस आता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए, और आपका रिस्क कैपिटल बहुत हाई होना चाहिए। बहुत हाई मतलब आप रिस्क पे भी रिस्क ले सकते हैं, तभी जाके ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तभी मैं आपको बताता हूँ, अपने पोर्टफोलियो में 10% या 15% तक मैक्स टू मैक्स स्मॉल कैप में रख सकते हैं, अगर आप रिस्क एपिटाइट इतना आपका नहीं है तो। लेकिन इससे ज्यादा मत एलोकेशन करिए, क्योंकि इससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगा। आगे आपको वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी जब आपका म्यूचुअल फंड नीचे गिरेगा। जब या फिर आपका स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा तब आपको बहुत ज्यादा लॉस होता हुआ दिखेगा, और तब आप एग्जिट मारेंगे तो आपको लॉस में एग्जिट मारेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपका टाइम फ्रेम ज्यादा है, मतलब 10 साल तक है, तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, और सारा पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना लगाइए। खुद रिसर्च करके डाइवर्सिफाई करके लगाइए, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं बस रिव्यू दे रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड मुझे अच्छा लगा है, अप टू द मार्क है, इसके पास हिस्ट्री ट्रैक करा जाए तो। मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ। थैंक यू।